लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 11वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुमार का मिजाज बदल गया। वे बातें जो उनमें पहले थीं अब बिल्कुल न रहीं। माँ बाप तक की फिक्र, विजयगढ़ का ख्याल, लड़ाई की धुन, तेज सिंह की दोस्ती, चंद्रकांता और चपला के मरते ही सब जाती रहीं। किले से ये तीनों बाहर आए। आगे शिवदत्त की गठरी लिए देवी सिंह और उनके पीछे कुमार को बीच में लिए तेज सिंह चले जाते थे। कुंवर बीरेंद्र सिंह को इसका कुछ भी ख्याल न था कि वे कहाँ जा रहे हैं। दिन चढ़ते चढ़ते ये लोग बहुत दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे, जहां तेज सिंह के कहने से देवी सिंह ने महाराज शिवदत्त की गठरी जमीन में रख दी और अपनी चादर से एक पत्थर खूब झाड़कर कुमार को बैठने के लिए कहा। मगर वे खड़े ही रहे, सिवाय जमीन देखने के कुछ भी न बोले। कुमार की ऐसी दशा देखकर तेज सिंह बहुत घबराए। जी में सोचने लगे कि अब इनकी जिंदगी कैसे रहेगी। अजब हालत हो रही है। चेहरे पर मुर्दनी छा रही है। तन बदन की सुध नहीं, बल्कि पल के नीचे को बिल्कुल नहीं गिरती। आंखों की पुतलियां जमीन देख रही हैं, जरा भी इधर उधर नहीं हटती। ये क्या हो गया? क्या चंद्रकांता के साथ ही इनका भी दम निकल गया? ये खड़े क्यों हैं? तेज सिंह ने कुमार का हाथ पकड़ बैठाने के लिए जोर दिया, मगर घुटना बिल्कुल न मुड़ा। धम्म से जमीन पर गिर पड़े। सिर फूट गया, खून निकलने लगा। मगर पलकें उसी तरह खुली की खुली, पुतलियां ठहरी हुईं, सांस रुक रुक कर निकलने लगी। अब तो तेज सिंह कुमार की जिंदगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गए। रोकने से तबीयत न रुकी, जोर से पुकार पुकार कर रोने लगे। इस हालत को देखकर देवी सिंह की भी छाती फटी। रोने में तेज सिंह के शरीक हुए। तेज सिंह पुकार पुकार कर कहने लगे कि हाय कुमार, क्या सचमुच अब तुमने दुनिया छोड़ ही दी? हाय, ना मालूम वो कौन सी बुरी सायत थी कि कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हुई, जिसका नतीजा ऐसा बुरा हुआ। अब मालूम हुआ कि तुम्हारी जिंदगी इतनी ही थी। तेज सिंह इस तरह की बातें कहकर रो रहे थे कि इतने में एक तरफ से आवाज आई, नहीं, कुमार की उम्र कम नहीं, बहुत बड़ी है। इनको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत बुरी सायत में नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छी सायत में हुई। इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। कुमारी से शादी तो होगी ही, साथ ही इसके चुनार की गद्दी भी कुंवर बीरेंद्र सिंह को मिलेगी। बल्कि और भी कई राज्य इनके हाथ से फतह होंगे। बड़े तेजस्वी और इनसे भी ज्यादा नाम पैदा करने वाले दो वीर पुत्र चंद्रकांता के गर्भ से पैदा होंगे। क्या हुआ है जो रो रहे हो? तेज सिंह और देवी सिंह का रोना एकदम बंद हो गया। इधर उधर देखने लगे। तेज सिंह सोचने लगे कि हैं, ये कौन है? ऐसी मुर्दों को जिलाने वाली आवाज किसके मुंह से निकली? क्या कहा? कुमार को मारने वाला कौन है? कुमार के दो वीर पुत्र होंगे? हैं? ये कैसी बात है? कुमार का तो यहां दम निकला जाता है। ढूंढना चाहिए ये कौन है। तेज सिंह और देवी सिंह इधर उधर देखने लगे, पर कहीं कुछ पता न चला। फिर आवाज आई, इधर देखो। आवाज की सीध पर एक तरफ सिर उठाकर तेज सिंह ने देखा कि पेड़ पर से जगन्नाथ ज्योतिषी नीचे उतर रहे हैं। जगन्नाथ ज्योतिषी उतरकर तेज सिंह के सामने आए और बोले, आप हैरान मत होइए। ये सब बातें जो सच होने वाली हैं, मैंने ही कही हैं। इसके सोचने की भी जरूरत नहीं कि मैं महाराज शिवदत्त का तरफदार होकर आपके हित में बातें क्यों कहने लगा। इसका सबब भी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा और आप मुझको अपना सच्चा दोस्त समझने लगेंगे। पहले कुमार की फिक्र कर लें, तब आपसे बातचीत हो। इसके बाद जगन्नाथ ज्योतिषी ने तेज सिंह और देवी सिंह के देखते देखते एक बूटी, जिस पर तिकोनी पत्तियां और आसमानी रंग का फूल लगा हुआ था, डंठल का रंग बिल्कुल सफेद और खुरदुरा था, उसी जगह पास ही से ढूंढकर तोड़ी और हाथ में खूब मल के 2 बूंद उसके रस की कुमार की दोनों आंखों और कानों में टपका दी। बाकी जो सीठी बची, उसको तालू पर रखकर अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़कर बांध दिया और बैठकर कुमार के ठीक होने की राह देखने लगे। आधी घड़ी भी नहीं बीतने पाई थी कि कुमार की आंखों का रंग बदल गया। पलकों ने गिरकर कौड़ियों को ढांक लिया। धीरे धीरे हाथ पैर भी हिलने लगे। 2-3 छींकें भी आईं, जिनके साथ ही कुमार होश में आकर उठ बैठे। सामने ज्योतिषी जी के साथ तेज सिंह और देवी सिंह को बैठे देखकर पूछा, क्यों, मुझको क्या हो गया था?
तेज सिंह ने सवाल कहा। कुमार ने जगन्नाथ ज्योतिषी को दंडवत किया और कहा, महाराज आपने मेरे ऊपर क्यों कृपा की? इसका हाल जल्द कहिए, मुझको कई तरह के शक हो रहे हैं। ज्योतिषी जी ने कहा, कुमार ये ईश्वर की माया है कि आपके साथ रहने को मेरा जी चाहता है। महाराज शिवदत्त इस लायक नहीं है कि मैं उसके साथ रहकर अपनी जान दूं। उसको आदमी की पहचान नहीं है, वो गुणियों का आदर नहीं करता। उसके साथ रहना अपने गुण की मिट्टी खराब करना है। गुणी के गुण को देखकर कभी तारीफ नहीं करता। वो बड़ा भारी मतलबी है। अगर उसका काम किसी से कुछ बिगड़ जाए तो उसकी आंखें उसकी तरफ से तुरंत बदल जाती हैं, चाहे वो कैसा ही गुणी क्यों ना हो। सिवाय इसके वो अधर्मी भी बड़ा भारी है। कोई भला आदमी ऐसे के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसी से मेरा जी फट गया। मैं अगर रहूंगा तो आपके साथ रहूंगा। आपका सा कदरदान मुझको कोई दिखाई नहीं देता। मैं कई दिनों से इस फिक्र में था, मगर ऐसा कोई मौका नहीं मिलता था कि अपनी सच्चाई दिखाकर आपका साथी हो जाता। क्योंकि मैं चाहे कितनी ही बातें बनाऊं, मगर अय्यारों की तरफ से अय्यारों का जी साफ होना मुश्किल है। आज मुझको ऐसा मौका मिला, क्योंकि आज का दिन आप पर बड़े संकट का था, जो कि महाराज शिवदत्त के धोखे और चालाकी ने आपको दिखाया। इतना कह ज्योतिषी जी चुप हो रहे। ज्योतिषी जी की आखिरी बात ने सभी को चौंका दिया। तीनों आदमी धसक कर उनके पास आ बैठे। तेज सिंह ने कहा, हाँ ज्योतिषी जी, जल्दी खुलासा कहिए, शिवदत्त ने क्यों कर धोखा दिया? ज्योतिषी जी ने कहा, महाराज शिवदत्त का ये कायदा है कि जब कोई भारी काम किया जाता है तो पहले मुझसे जरूर पूछता है, लेकिन चाहे राय दूं या मना करूं, मगर करता है अपने ही मन की और धोखा भी खाता है। कई दफे पंडित बद्रीनाथ भी इन बातों से रंज हो गए कि जब अपने ही मन की करनी है तो ज्योतिषी जी से पूछने की जरूरत ही क्या है। आज रात को जो चालाकी उसने आपसे की, उसके लिए भी मैंने मना किया था, मगर कुछ न माना। आखिर नतीजा ये निकला कि घसीटा सिंह और भगवान दत्त तैयारों की जान गई। इसका खुलासा हाल मैं तब कहूंगा जब आप इस बात का वादा कर ले कि मुझको अपना अय्यार साथी बनावेंगे। ज्योतिषी जी की बात सुन कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। तेज सिंह ने कहा, ज्योतिषी जी, मैं बड़ी खुशी से आपको साथ रखूंगा, परंतु इसके पहले अपने साफ दिल होने की कसम खानी पड़ेगी। ज्योतिषी जी ने तेज सिंह के मन से शक मिटाने के लिए जनेऊ हाथ में लेकर कसम खाई। तेज सिंह ने उठ के उन्हें गले लगा लिया और बड़ी खुशी से अपने अय्यारों की पंगत में मिला लिया। कुमार ने अपने गले से कीमती माला निकाल ज्योतिषी जी को पहना दी। ज्योतिषी जी ने कहा, अब मुझसे सुनिए कि कुमार महल में क्यों कैद किए गए थे और जो रात को खून खराबा हुआ उसका असल भेद क्या है। जब आप लोग लश्कर से कुमारी की खोज में निकले थे तो रास्ते में बद्रीनाथ अय्यार ने आपको देख लिया था। आप लोगों के पहले वे वहां पहुंचे और चंद्रकांता को दूसरी जगह छिपाने की नीयत से उस खोह में उसको लेने गए, मगर उनके पहुंचने से पहले ही कुमारी वहां से गायब हो गई थी और वे खाली हाथ वापस आए। तब नाजिम को अपने साथ ले आप लोगों की खोज में निकले और आपको इस जंगल में पाकर अय्यारी की। नाजिम ने ढेला फेंका था, देवी सिंह उसको पकड़ने गए। तब तक बद्रीनाथ, जो पहले ही तेज सिंह बनकर आए थे, नामालूम किस चालाकी से आपको बेहोश कर किले में ले गए और जिसमें आपकी तबीयत से चंद्रकांता की मोहब्बत जाती रहे और आप उसकी खोज न करें तथा उसके लिए महाराज शिवदत्त से लड़ाई न ठाने, इसलिए भगवान दत्त और घसीटा सिंह, जो हम सबों में कम उम्र थे, चंद्रकांता और चपला बनाए गए, जिनको आपने खत्म किया। बाकी हाल तो आप जानते ही हैं। ज्योतिषी जी की बात सुन कुमार मारे खुशी के उछल पड़े। कहने लगे, हाय क्या गजब किया था, कितना भारी धोखा दिया। अब मालूम हुआ कि बेचारी चंद्रकांता जीती जागती है, मगर कहाँ है इसका पता नहीं। खैर ये भी मालूम हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, इस बात को सभी ने मिलकर सोचा और ये पक्का किया कि पहला, महाराज शिवदत्त को तो उसी खोह में जिसमें अय्यार लोग पहले से कैद किए गए थे डाल देना चाहिए और दोहरा ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि पहले ताले का हाल, जो शेर के मुंह में से जुबान खींचने से खुलता है, बद्रीनाथ को मालूम हो गया है, मगर दूसरे ताले का हाल सिवाय तेज सिंह के अभी कोई नहीं जानता। दूसरा, कुमार को विजयगढ़ चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक महाराज शिवदत्त कैद है लड़ाई न होगी।
मगर हिफाजत के लिए कुछ फौज सरहद पर जरूर होनी चाहिए। तीसरा, देवी सिंह कुमार के साथ रहे। चौथा, तेज सिंह और ज्योतिषी जी कुमारी की खोज में जाएं। कुछ और बातचीत करके सब कोई उठ खड़े हुए और वहां से चल पड़े। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 11वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।